Hi everyone. Let's start with the Vision IAS monthly current affairs of February month. The topic three for the secure in the security section. Topic three. The for the first two topics you can watch the other two videos. This is the third topic in security section. The quality higher education in India. So recently, Niti Aayog has launched a policy report titled as expanding you know the it is sort of an expanding higher quality higher education through states and state public universities. So this the report has been launched. State public universities established or incorporated by the provisional act or by the state act are also funded by the state government are known as state public universities. सो उन्होंने एक रिपोर्ट जो जारी की है नीति आयोग ने जिसमें बताया गया कि कैसे क्वालिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट्स का जो रोल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है as education is also one of the items listed in the state list of our schedule 7 having three lists. So in the state list, state and a center both has a item education in their own jurisdictions. So state here we are talking about state preferably. तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वही हैं जो यू नो जिनमें प्रोविजनल प्रोविंशियल एक्ट और बाई स्टेट एक्ट से गवर्न होती है और फंड मेजरली फंड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट होली एंड सोली फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. रोल क्या है एस का हायर क्वालिटी एजुकेशन में. तो कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जैसे कि 81% of the total students enrolled in 495 SPUs and there were 46,000 affiliated institutions. So 81% of the जो enrolled students होते हैं वो state universities में पढ़ते हैं. Then 76.3% अभी इंक्रीज हुआ है शेड्यूल कास्ट का 11 से. अगर हम सेंसस से देखें 11 से 22 तक में एक डिकेड है जो उसमें देखें अगर तो 76.3% का इंक्रीज हुआ है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स का. 9 करोड़ है जो NEP 2020 के हिसाब से टारगेट टू डबल enrollment in higher education institutions from 4.33 crores to 9 crores. जो NEP 2020 हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें से प्रोविजंस हैं कि हमें 9 करोड़ तक ले जाना है जो कि अभी रीजन में 4 करोड़ के लगभग है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोलमेंट. तो मतलब हमें सॉर्ट ऑफ डबल करना है. 7 करोड़ जो बच्चे हैं हम ऐसा चाह रहे हैं कि वो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें. 106.88% जो इंक्रीज हुआ है एनरोलमेंट शेड्यूल ट्राइब का. जैसे हमने एस का देखा था कि शेड्यूल कास्ट का 76.3% ऑफ द स्टूडेंट्स have enrolled in the universities for higher education. Similarly, if we see in the case of scheduled tribe students, so it is 106.8%, such a significant growth. अब जेंडर पैरिटी अगर हम देखें तो रिसेंट डेटा इंडिकेट कर रहा है ये कि जेंडर पैरिटी है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एनरोलमेंट वाइज. अगर हम देखें तो जो मेल का रेशो है मेल का परसेंटेज है एनरोलमेंट का दैट इज़ 51.79%, whereas of female is 48.21%. So it's not a huge gap, but still it is a gap because हम whole and soul देखें तो only around 50% of the male is getting admitted and below 50% of the female is getting enrolled in the higher for higher education. So it is there.
38 SPUs, अभी तक NIRF 2024 के हिसाब से टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में आए हैं कैटेगरीज में, ठीक है। द सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो कैसा पूरा सिनेरियो है, तो हम देखते हैं उसमें। अगर हम एक्सेस और एनरोलमेंट की बात करें तो वी हैव गॉट 1168 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 45,473 कॉलेजेस हैं। These are the data and you just read along. एक्सेस एंड एनरोलमेंट के अंदर स्टूडेंट एनरोलमेंट करीब ओवर 4 करोड़ का अभी तक है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना हायर एजुकेशन में। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर देखें तो अभी तक का जो अगर हम इंक्रीज देखें तो 71 टाइम्स है इंडिपेंडेंस से अभी तक। 21 तक देखें, अगर हम 21-22 तक देखें तो 71% टाइम्स, जो कि 0.4 था, जो अभी 28.4 हो गया है। और हमारा टारगेट है ऐसा कि हम जो एनरोलमेंट रेशो है उसे करीब 50% तक ले जाएं बाय 2035। सो दिस इज़ वी आर एमिंग नाउ। जेंडर पैरिटी इंडेक्स के हिसाब से देखें वो भी हमारा इम्प्रूव ही हुआ है अगर हम पिछले एक डेकेड से देखें तो। So we have, just registered, we have actually registered the improvement of 16%. Quality and research अगर हम देखें तो people teacher ratio जो है वो 23:1 है, that is for 23 students one teacher will be allocated with the last 5 years we are giving the data for it. Then अगर हम research की बात करें तो just a second. So quality and research में sorry about the sorry about that. क्वालिटी एंड रिसर्च में अगर हम देखें तो हमने जैसे पीपल टीचर रेशो देखा है तो 23:1 का है। रिसर्च में अगर हम देखें तो रिसर्च सेक्टर में ग्रो हुई है, जो कि अभी 2024 में 5.2 पहुंच चुकी है, जो कि हमने रजिस्टर करी थी 2017 में, जो कि 3.5 थी, अभी 5.2 हो गई है। बट हायर एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली contributes only 10% of the total research output. So उस एरिया में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें कि हायर एजुकेशन में कितना रिसर्च वाइज कंट्रीब्यूशन होता है, इट इज़ जस्ट अ मीगर ओनली 10%। तो वी आर नॉट जनरली हैव अ environment of research and R&D for the higher education, because it requires a lot of dedication and funding as well from the government side and other sponsors. If it is from private institution, then it does require to have a fund for that. फंडिंग देखिए, नेक्स्ट पॉइंट फंडिंग का ही आ गया कि अगर कंबाइंड एक्सपेंडिचर देखें स्टेट और सेंटर का जीडीपी वाइज, तो हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन के लिए 0.62 है combined. It is such a problem to see. We have a combined expenditure by the state and center is for the higher education universities में 0.62, technical education में 0.95% of the GDP. It is such a gloomy picture. It is portraying that 0.62, 0.95. It should be if we really want to grow and have a higher amount of R&D and some innovation, then we should really increase this amount, or increase this percentage to at least 5%, in my perspective. At least 5% of the GDP आप देख सकते हैं कि आप एजुकेशन में एटलीस्ट आप खर्च करें। एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्ट्स और इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 10 से 12% आप इस पर कर सकते हैं। फॉर अभी सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल टर्शरी एजुकेशन इज़ 1.57, टर्शरी एजुकेशन में, जो कि आउट परफॉर्म्ड मोस्ट यूरोपियन नेशंस, स्लाइटली बिहाइंड US एंड UK.
की चैलेंजेस क्या हैं क्वालिटी हाई एजुकेशन में इन इंडिया में? तो की चैलेंजेस अगर हम देखें तो इनएफिशिएंट एक्रीडेशन सिस्टम, डेफिनेटली ऑलमोस्ट 35 years of introduction of NAC accreditation system, less than 39% of the universities nationwide has been aggregated partly due to high cost of accreditation. डेफिनेटली अगर हम कोई भी यूनिवर्सिटीज़ अगर जाते हैं एक्रीडेशन के लिए कि वो हायर एजुकेशन कमिट करेंगे प्रोवाइड करना, सो it needs certain affiliations and accreditations from the uh, governing body or the authorizing body, so which takes time and a lot of efforts, and so it is not an easy task. Financing gap: while India is fourth globally in terms of overall tertiary education budget, its per capita government expenditure on tertiary education is only about $30, which is lower than many emerging countries like Brazil, which is 2.6 times higher, and most developed is like USA, it is 35 times higher than this. So this is something we need to take care of. Suboptimal research: there is low expenditure on R&D by the government. हमने जैसे पहले ही देखा कि रिसर्च वाले सेक्शन में कि बहुत कम एक्सपेंडिचर हो रहा है आर एंड डी पे, पीएचडी इंस्टीट्यूशंस भी बहुत कम है, और इतनी ईजिली जो जैसे हमने देखा होगा कि जो पीएचडी के लिए अप्लाई भी करते हैं, तो कई बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर फेलोशिप भी नहीं प्रोवाइड होती है। और जैसे मैं खुद भी अगर बताऊँ तो आई ट्राइड इन मैनी ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का अलग से एग्ज़ाम वगैरह देने का रहता है, तो आई ट्राइड, आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन माय डोमेन, सब्जेक्ट डोमेन, बट उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया कि तो वो एडमिशन देने को रेडी है, बट आई हैव टू फंड इट माई ओन, and I was trying that I get into the assistant professorship there, but they neither providing any fellowship there, or neither they have not providing that, and neither they have the facility of such, they said might be. So that was a case with me as well. So I had to go for this examination of the universities only, entrance examination. See, it is all written there. This result in lack of quality PhD students, leading to faculty shortage. Yes, it is all written there. Yeah, researchers lack incentives such as funding, recognition, commercialization of prototypes, and career advancement opportunities, of course. Then policy and governance issue is multidisciplinary education gap होते हैं, जैसे कि कोई lack of dedicated policies है यहाँ पे in the areas such as technology, implementation, AI and data privacy. फिर यूनिवर्सिटी टैक्स बर्डन अगर देखें तो it impacts taxation on revenue of public universities, including CSR grants and commercial rates for utilities, and impacts their financial sustainability. So they have universities have also gotten to tax burden, so they have to cope up with that too, which actually impacts their quality, because already they are into social welfare tasks, and they also have to पे टैक्सेस। पर अगर हम ऐसा देखें तो आजकल तो कुछ भी फ्री नहीं है, व्यापार टाइप का भी बन गया है एजुकेशन, एक सोशल ऑल्दो फ्री होना चाहिए हेल्थ एंड एजुकेशन, पर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट it is all capitalized now. लिमिटेड ऑटोनॉमी होती है, मैं डेफिनेटली हायर एजुकेशन में लिमिटेड ऑटोनॉमी रहेगी, क्योंकि एफिलिएशन होना एक इंस्टीट्यूशन से जो कि गवर्नमेंट एक्रीडेटेड हो इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज लोग बच्चों का ट्रस्ट ही तब बनता है कि हाँ वी हैव गॉटन सर्टेन यूनिवर्सिटी एक्रीडेशन, और एक स्टैंडर्ड्स भी फॉलो किए जाते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से एक्रीडेटेड हैं तो आप उन
higher standards of teaching or higher standards of quality education आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो ऑटोनॉमी अभी कम है। देन रीजनल डिस्पैरिटीज भी होती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी डेंसिटी। देन इन बिहार इट इज in Bihar, West Bengal, Maharashtra. Then we have highest in Sikkim, university density. Now, university density is per 1 lakh eligible students. कितनी universities उस particular region में है, तो सबसे ज़्यादा highest सिक्किम में है, हिमाचल में है, लद्दाख में, north eastern states and the Himalayan regions states। और जहाँ पे एक्चुअली ज़रूरत है वहाँ पे कम है, जैसे बिहार, यूपी में 0.2 0.3, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। फिर GER अगर हम देखें तो GER इज नथिंग बट one second. Yeah, we should know this term, and then we'll be able to understand this one. One second. We'll be knowing this term. Yeah, know the term. GER is the gross enrollment ratio. It is the measure of number of students enrolled in the higher education as a percentage of the eligible population in a age group of 18 to 23 years of 18 to 23 years। कितने बच्चे हायर एजुकेशन में इस एज ग्रुप के एनरोल्ड हैं, यू नो तो वो एनरोलमेंट रेशियो हो गया। जेंडर पैरिटी इंडेक्स अगर हम देखें तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स population and by the total male population in of a state। उस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे हायर एजुकेशन में अगर कोई एनरोलमेंट बच्चे ले रहे हैं तो कितने फीमेल टू मेल रेशियो है, दैट इज GPI, sorry। And people teacher ratio is calculated by dividing the number of students enrolled by the total number of teachers enrolled by total number of teachers at a particular level of education, की कितने बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहे हैं, that is into ratio। तो यहाँ पे हमने देखा है जैसे कि GER देखें तो जो एनरोलमेंट रेशियो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है तमिलनाडु में, केरला में, डेफिनेटली अब अवर सदर्न स्टेट्स तमिलनाडु, केरला एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। वाइल नॉर्दर्न स्टेट्स में जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, इन सब में कम है। GPI अगर हम देखें तो डेफिनेटली केरला में हाईएस्ट ही होगा, जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो 1.44 एंड followed by Himachal Pradesh and Meghalaya, जबकि Odisha and Tripura have the lowest thing। Now PTR is better in Tamil Nadu की वहाँ पे 14 है, it is actually good। Goa, Karnataka, Kerala leads the higher PTR, whereas बिहार में 64 है। मतलब एक 64 PTR is people teacher ratio। इतने बच्चों को इतने एक टीचर पढ़ा रहा है, so it is quite a thing to consider। की इनिशिएटिव्स क्या हैं क्वालिटी हायर एजुकेशन में फ्रॉम गवर्नमेंट साइड में, तो बजट में अगर देखिए 25-26 के बजट अनाउंसमेंट में 10,000 प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज सिलेक्ट हुए हैं, जो कि एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज स्कीम है जो सपोर्ट करती है इंडियाज ब्राइटेस्ट टैलेंट इन डॉक्टोरल रिसर्च। सच अ मीगर अमाउंट 10,000 इतनी 100 करोड़ जितना में जस्ट उसमें से भी कितना परसेंटेज यूथ का हमारा
30-35% youth में, and 10,000 is a meager amount. I mean, not the amount, the number. Addition of 6,500 seats in second generation IITs. Then we have Bharatiya Bhasha textbook scheme for the regional language education. Okay, then we have assessment and ranking. So अभी जो बजट में हमें किए गए 3 चीज़ें की गई है. PMRF में 10,000 लोगों को प्रोवाइड किया गया है. सेकेंड जनरेशन IITs में 6,000 6,500 सीट्स बढ़ाई गई हैं. भारतीय भाषा टेक्स्ट बुक स्कीम को लॉन्च किया गया है रीजनल लैंग्वेज में एजुकेट करने के लिए. देन असेसमेंट एंड रैंकिंग अगर हम देखें तो NAC और NIRF की रैंकिंग में कुछ अपडेशन किए गए हैं. We have under NAC the 7 criteria for assessing higher quality education, higher sorry institutions and accrediting them. उन्होंने अपडेशन किया कि 7 criteria को देखना होगा यूनिवर्सिटीज़ की for the accreditation of NAC. The NAC is nothing but a national accreditation, assessment and accreditation council, which is established in 1994, and it's an autonomous institution which comes under UGC. This you have to keep in mind that although it is an autonomous one, but it comes under UGC. Now, NIRF is a National Institution Ranking Framework, which was launched in 2015, provides a standardized methodology to rank higher education institution across India. Now we have infrastructure development. क्या किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा is HEFA, the Higher Education Financing Agency है, to provide financing for the creation of capital asset and state for the particular thing. ये एक एजेंसी है जो कि creation of capital assets and state of the art infrastructure such as research lab, sport facility in female education institution को finance करती है ना. Then we have नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर जो कि 2011 में लॉन्च हुआ है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है फॉर एजुकेशन इनोवेशन. वी हैव प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, PM उषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान. It is aimed at funding the specific state government universities and colleges as to improve their quality. So this is for infrastructure side कि हमारे पास एक PM उषा स्कीम है जो कि यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को फंड करती है फ्रॉम सेंटर साइड. देन वी हैव हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो कि फाइनेंस करती है अगर वो कोई रिसर्च लैब या एजुकेशन के फील्ड में अगर वो कुछ इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस तरीके की लैब्स एंड फैसिलिटीज़. और फिर है डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. देन R&D में अगर हम देखें तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है थ्रू आउट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टू सीड एंड ग्रो प्रमोट R&D. Then we have scheme for promotion of academic and research collaboration. SPARC is the abbreviated form. The scheme for the promotion of academic and research collaboration to promote high quality research by facilitating partnership between top ranked Indian higher education institution and globally recognized foreign institution. Then we have One Nation Fund subscription to democratize access of high quality scholarly research in India. Then we have PEER is partnership for accredited innovation research program जो कि एक एक प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ है जो कि एक हब है जो कि गाइड करेगा इमर्जिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ को. देन एम्प्लॉयबिलिटी फैसिलिटेशन इज अनदर पॉइंट. इट्स अ बिग टॉपिक. सॉरी थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है, मतलब आई मीन आगे जा रहा है, बट वी नीड टू डू द टॉपिक विथ fully. That's why एम्प्लॉयबिलिटी फैसिलिटेशन अगर हम देखें तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है अंडर NEP 2020 फॉर इंटीग्रेटेड एकेडमिक लर्निंग विद वोकेशनल एक्सपीरियंशियल एजुकेशन.
एक फ्रेमवर्क सॉर्ट ऑफ बनाया गया है कि कैसे किसी बच्चे में वोकेशनल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू मतलब चीज़ों को उसे सिखाया जाए। फिर पीएम इंटर्नशिप स्कीम की 1 करोड़ इंटर्नशिप एम्स टू प्रोवाइड 1 करोड़ इंटर्नशिप इन 5 years, कि उनमें बच्चों में जो स्किल, जैसे अभी कह रहे हैं ना कि मतलब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग कह रहे हैं, तो सरकार कहते हैं कि या इंडस्ट्री कहते हैं कि अ, हमारे पास वैसी स्किल वाले लोग नहीं है। तो ये उस इस दिशा में एक प्रयास है कि हम, ठीक है, आप बच्चों को सिखाइए, आप इंडस्ट्री में उनको लीजिए, उनको इंटर्नशिप दीजिए, और हम आपको यू नो 1 करोड़ इंटर्नशिप 5 साल के अंदर में को स्पॉन्सर करेंगे, और बच्चों को स्टाइपेंड सॉर्ट ऑफ मिलेगा उसमें, और वो स्किल भी सीखेंगे। अब वे फॉरवर्ड क्या है हायर उसका एजुकेशन का, क्वालिटी हायर एजुकेशन का, तो हमें डेफिनेटली के जो जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए ही वे फॉरवर्ड होगा। तो हमें फंडिंग और फाइनेंसिंग की कमी आ रही थी, तो उसे हमें इंश्योर करना होगा कि हमें बजट एलोकेशन भी हमें बढ़ाना हो। जैसे आपने देखा है कि 0.6 0.8 मतलब इस तरीके का यूनिवर्सिटी स्टेट में बजट एलोकेट किया गया। अगर मतलब दोनों का अगर मिला के देखें तो यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, तो बहुत ही कम है। अगर इसमें आपको दिखाती हूँ, इसमें ये देखिए, टेक्निकल एजुकेशन में 0.95 है, यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में 0.62 है, और थोड़ा सा ज़्यादा है ओवरऑल टर्शरी एजुकेशन में 1.57। बाकी तो ये बहुत कम है, तो हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे हम इंस्टेंस देखें कि अ, और ये कैसे बढ़ेगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही बढ़ेगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल्स एंड नॉलेज ए टास्क was started as not for profit organization to bridge the industry gap, offering quality human resource and services। हाँ, ऐसे बहुत सारे आजकल इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं जैसे अलग अलग डोमेन में, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, जो कि मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है पर वो यू नो पब्लिक से, आई मीन गवर्नमेंट से भी फंडिंग लेते हैं, एंड दे प्रोवाइड इन ह्यूमन रिसोर्स विद बेटर स्किल्स टू द इंडस्ट्री। तो इम्प्रूविंग गवर्नेंस है दूसरा पॉइंट, और इज द शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेटरी फैसिलिटेटर मॉडल फॉर द पब्लिक, शिफ्ट टू अ रेगुलेटरी फैसिलिटेटर। यस, इसमें देखिए, जैसे एक्रीडेशन प्रोवाइड करते हैं या अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक एज अ लाइस मतलब रेगुलेटर सॉर्ट ऑफ ना, इंस्ट्रक्टर की तरह काम ना करके एक प्रोवाइडर की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह, एक हैंड होल्ड सॉर्ट ऑफ रहना चाहिए गवर्नमेंट का। फिर इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली, कि जैसे ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सेलेंस एंड इक्विटी है, उसमें 850 कॉलेज फोकस किए गए फॉर अपलिफ्टिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्प्रूविंग पेडागोजी, जो एक मेथड है, स्टाइलिंग है लोग बच्चों को पढ़ाने का, उसमें भी इफेक्टिवनेस आना चाहिए, तो उसके लिए भी काम होना चाहिए। Then we have digitization of higher education. Definitely, it is an era of data and all digital world. It is an era of digitization. It is very important that things becomes digitized and techno savvy, so that it becomes accessible and affordable. T is also necessary, but at the same time accessibility should also be there, that even from anywhere and anytime and anywhere a person can access the, student can access the their documents and the core stuff. Kerala's let's go digital initiative is there in this regard, where ICT based teaching method has been used in teaching also and in course material also. Then improving research quality, definitely research quality is required. We need to have capacity building, for faculty members and administrator। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी दी गई है फैकल्टी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, मतलब फैकल्टीज़ को ट्रेनिंग देने के लिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छे होने चाहिए। फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन,
जैसे कि गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाई गया, मतलब अलाउ हो गई है, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी को बुलाया जा रहा है गुजरात गुजरात में गिफ्ट सिटी के नाम से। वहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी आ सकती है और वो अपने कैंपसेस ओपन कर सकती है। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, डेफिनेटली कोलैबोरेशंस आर रिक्वायर्ड। जो कि इंडस्ट्री रिलेशन सेल है उनको यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप करना चाहिए। जैसे CII हुआ है, FICCI हुआ, एसोचैम, नेशकॉम, ये सारे इंडस्ट्री होना चाहिए। मतलब एक यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाई अप करके ताकि बच्चे प्लेस हो सके। एक मेरा पर्सनल सजेशन भी था एजुकेशन वाली फील्ड में कि जैसे हम थे कॉलेजेस में, हमने इंजीनियरिंग करा, तो मतलब एक डर रहता था इंडस्ट्री के कंपनी आएगी कि नहीं, लेके जाएगी कि नहीं। तो एक एक सजेस्टिव फॉर्मेट में अगर मैं अपना एक पर्सपेक्टिव दूँ तो आई रियली फील कि एक इस तरीके का इन्वायरमेंट गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए कि हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी, उससे एफिलेटेड कॉलेज आपको पर्टिकुलरली नियरली 10, अगर आप बड़े हैं तो और ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर आप कम है तो कम से कम 5, और कम से या तो कम से कम 5, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। आपको कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ेगा। आप जो जो कोर्स आप अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में चला रहे हैं, उससे एफिलिएटेड आपको कंपनीज, पर्टिकुलरली डेडिकेटेड कंपनीज के साथ में टाई अप करना पड़ेगा उनको। और आपको अपने आपका ये होना चाहिए कि आपको ना हर बच्चे को उन कंपनी में नौकरी दिलवाना है। बच्चे को खुद लेना है नहीं, तो उनको फिर वो सर्टिफिकेट, आई मीन आप अलग से एक फॉर्म भर के वो करवाइए कि बच्चे को नहीं चाहिए, तो वो एक रीजनिंग के साथ में, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ में साइन करे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑफर हुई है नौकरी पर मैं नहीं करना चाहता या चाहती। लेकिन एक एक बच्चे की वहाँ पे गारंटी होनी चाहिए कि उन्हें नौकरी मिलेगी। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उनको उस बच्चे की आधी फीस वापस करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली एक जो गैप होता है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी में, वो कंपनी के साथ में सेट ऑलरेडी होंगे। कंपनी में जो स्किल चल रही होगी, जैसा चल रहा होगा, उस हिसाब से वो कंपनी खुद आके एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ बच्चों को प्रोवाइड करेगी। और इस तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयबिलिटी का गैप ख़त्म किया जा सकता है। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन या पर्सपेक्टिव है। आई होप ये अथॉरिटी सुने और इसे आगे ले जाए। वेल हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो हम थोड़ा सा बड़ा था ये वीडियो, टॉपिक भी बड़ा था। तो बाकी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा रहेगा 6.4 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो हम उसको लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।